नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके यूपी टेट सीटेट सहित सभी शिक्षक भर्ती में इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है। हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा और तीसरा है शिक्षा की खेल विधि और चौथा है बेसिक शिक्षा। तो हम बात करते हैं प्रयोजन से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभ्यास से क्या होता है। ऑप्शन आपके मिल जाते हैं। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और लास्ट वाला दिया है गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ जाती है। हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस से या अभ्यास से क्या हो जाता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण हो जाता है, आप प्रशिक्षित हो जाते हैं और वो काम जो है आप आगे से बहुत ज़्यादा अधिक कुशल तरीके से कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। यार अगर आप अध्यापक हैं, आपको पढ़ाने को दे दिया जाए बच्चों को, तो आप कैसे प्रश्न करेंगे। पहला है कि जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ये भी गलत है। जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, ये भी गलत है ना। बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, यानी कि छात्र जब भी अपने माइंड का प्रयोग करेंगे, सोचेंगे, जिससे उनका क्या होगा भैया, माइंड का विकास होगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है ना। शिक्षा की खेल विधि पहला दिया है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, और तीसरा है खेल की शिक्षा, और चौथा हमारा दिया है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। हम बात करते हैं खेल की जो शिक्षा की खेल विधि है, इसका साफ मतलब होता है भैया कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि बालक में जो सारी विधियां शिक्षा की बनाई जाती हैं खेल द्वारा सिखाना। क्योंकि बच्चे अगर खेल से सीखेंगे ना तो उन चीज़ों में उनका मन ज़्यादा लगता है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, जिससे वो आसानी से खेल में ही सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है। हम बात करते हैं खेल माध्यम से शिक्षा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करते हैं अगर खेल माध्यम से बच्चों को हमें सिखाना है तो ये हमारी कौन सी विधि हो जाएगी। पहला है रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है और मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है या मनोवैज्ञानिक है। तो बात सही हो जाएगी, हमारा मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है, खेल माध्यम से शिक्षा देना एक भैया मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे हैं वो क्या है, सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है। आपने डीएलएड या बीटीसी या आपने बीएड कुछ भी करा होगा तो आपने आराम से बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि छात्र केंद्रित क्या होता है और आपका शिक्षक केंद्रित क्या होता है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, दूसरा है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, तीसरा है सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना और चौथा है छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। तो हम राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। छात्र केंद्रित का मतलब है प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अगर आप क्लास में जाएंगे तो बालक का पहले पूर्व ज्ञान पता करेंगे और पता कर लेंगे किस बालक को कैसा ज्ञान है, उन्हीं के अनुसार शिक्षा देना, उसी को छात्र केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगर हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित यहाँ पर होता तो यानी कि एक तरीके से तानाशाही शिक्षा जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है, लेकिन सभी के लिए अच्छी शिक्षा जो है छात्र केंद्रित होती है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं, पहला है वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना और पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो सबसे अच्छा तरीका जो है भैया वार्तालाप करना। आपका जन्म होता है, आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप समाज में बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं और वार्तालाप से ही आप क्या करते हैं भैया, भाषा सीख जाते हैं। चाहे आप भाषा हिंदी बोलते हो, चाहे तमिल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा आसानी से सीख जाते हैं। ना ही आपने कभी किताबें पढ़ी थी, है ना ही आपने किताबें पढ़ी थी, ना ही आपने अखबार पढ़ा था, ना आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ने पड़ी, लेकिन आप वार्तालाप द्वारा शिक्षा सीख गए। तो सबसे अच्छा तरीका, प्रभावी तरीका क्या है, वार्तालाप करना। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। बालकों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी बालक को शिक्षा
के लिए मतलब अनिवार्य कर दी गई, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी बोल दिया कि आपको भैया बालकों को शिक्षा देनी है, जो कि आपको सरकारी स्कूल में फ्री मिल जाएगी, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही है। तीसरा है अगर भैया बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीणों में बढ़ेगी, शहरों में बढ़ेगी, तो देश में तो अपने आप बढ़ जाएगी, तो भैया देश में भी साक्षरता बढ़ी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि डी हमारा जो है भैया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। हम बात करते हैं किस प्रश्न को, है ना। पहला है जो समस्या प्रधान और हल ढूंढने को प्रेरित करे, दूसरा है जो अगली परीक्षा में आने वाला है, और तीसरा हो जाएगा जो बच्चा का ध्यान आकृष्ट करे, और चौथा है जो सीधा सटीक हो। अगर हम सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा है कौन सा, ए वाला जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी कि ऐसा प्रश्न हो जो समस्या प्रधान हो। समस्या तो होनी चाहिए और हल ढूंढने में प्रेरित करे, तो ऐसा हो कि बालक उसका हल ढूंढने के लिए प्रेरित भी करें और इतना कठिन भी ना हो कि बालक वहाँ पे स्टॉप हो जाए, यानी कि ऐसा प्रश्न हो जिसका वो हल ढूंढने के लिए इंटरेस्ट लें और अपने माइंड में कोई क्रियाकलाप करें। तो राइट आंसर हमारा क्या, ए हो जाएगा, है ना। किसके साथ चलेंगे हम, ए आंसर के साथ चलेंगे, हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है छात्रों के परिवेश का, दूसरा है पाठ्य सामग्री का, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों का और शिक्षण विधियों का, है ना। जो शिक्षण विधियां तो आपको क्लास में करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन हम बालक की बात करते हैं तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी अगर पाठ्यचर्या की बात करें, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, बालक को आना, यानी कि उसके जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, जो भी आपके शिक्षित ज्ञान है, जो भी आप जिस क्षेत्र में बालक जाना चाहता है उस तरीके से सामान्य तरीके से सब कुछ सिखाना। तो इसका मतलब क्या है, उद्देश्य हो गए ना हमारे सारे। उद्देश्य का मतलब हो गया भैया शिक्षा के उद्देश्यों का जो है सिस्टम पूरा बना होना चाहिए पाठ्यचर्या निर्माण में। तो हमारा राइट आंसर जो है क्या भैया, सी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहला है छात्रों की अभिरुचि, छात्रों का क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, और लास्ट दिया है उपरोक्त तीनों, है ना। बाल मनोविज्ञान की सहायता से, यानी कि बाल मनोविज्ञान की सहायता का मतलब ये हो गया जो आपने तैयारी की है, कोई भी कोर्स पढ़ा है, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उसमें आपको बाल मनोविज्ञान सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो आप उससे क्या क्या पता कर सकते हैं, छात्रों की अभिरुचि पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है ना। छात्रों की क्षमता भी पता कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान द्वारा, ये भी सही है। छात्रों का चेतन और अचेतन भी आप क्लास में रहकर सब पता कर सकते हैं, यानी कि आप उपरोक्त तीनों के साथ जाएंगे, आपको तीनों आंसर सही हो जाएंगे। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि भैया हमेशा मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, है ना। ज्ञान अलग हो गया, आईक्यू आपका अलग हो गया। तीसरा है ये अर्जित की जा सकती है, भैया बिल्कुल नहीं की जा सकती, बिना पढ़े आप अर्जित नहीं कर सकते। आपके पास अगर धन है तो आप सोच रहे हैं कि भैया बुद्धि आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको मिलती है, जन्मजात होती है, यानी कि ये भी आपका लक्षण नहीं है, ये जन्मजात होती जरूर। थोड़ा बहुत फर्क जन्मजात से भी पड़ता है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना, अगर आपके माता पिता बुद्धिमान है तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्क पड़ने वाला है, और वातावरण का भी फर्क पड़ता है। लेकिन 100% आप सही नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये बिल्कुल अर्जित तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में आपस में योजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, और दूसरा है वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता है, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो हम बात करते हैं कुंठा के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है राइट आंसर, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, यानी कि बालक की अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहा है तो आप उसकी बुराई करते रहेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, तो हमेशा क्या है भैया ये कुंठा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर क्या है, ए हो जाएगा। बालक भले ही गलत कर रहा है लेकिन उसको इस तरीके से समझाना है जिससे वो क्या है भैया इंस्पायर करे और आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है
शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ना। पहला दिया छात्रों का सतत मूल्यांकन, दूसरा है पाठ्यक्रम में संशोधन और अध्यापक का उच्च वेतन, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया मूल्यांकन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है भाई, छात्रों का सतत मूल्यांकन, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, अन्य अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उसका मूल्यांकन करें कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। आपको उसकी शिक्षण विधि बदलनी पड़ेगी, या बालक का जो माइंड है अलग प्रकार का है, आपको उसको समझना है मूल्यांकन करके। यानी कि राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। आपको समझना है कि बालक कहां पर गलती कर रहा है या आप कहां पर पढ़ाने में गलती कर रहे हैं, उसको समझना, जिससे बालक का शिक्षा स्तर जो है ऊंचा उठाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है। हम बात करते हैं एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि छात्रों को भली प्रकार से विषय ज्ञान देता हो, है ना। जरूरी सबसे ज्यादा अध्यापक का है कि भैया उसको विषय ज्ञान देना और सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारिक क्रियाओं को बताना। तो सबसे पहला दिया है कि भैया छात्रों की सभी बातें मानना बिल्कुल गलत है। वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता। अगर छात्र कोई सही बात बोल रहा है तो उसको जरूर माननी हो, देखने में सुंदर जरूरी नहीं। मीठी भाषा बोलते का मतलब ये है कि भैया सिर्फ मीठी भाषा ही नहीं बोल रहा है, उसका जो शिक्षण अध्यापन क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया, वो भी आनी चाहिए। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और आपको भी जल्द से जल्द हम वीडियो लेकर आए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।